एक बहुत बड़ी एक अगर आप देखें दिल्ली के अंदर, तो दिल्ली के अंदर पॉलिटिकल रीअलाइनमेंट हो रहा है। और आपको बताऊं क्यों हो रहा है, क्योंकि बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कांग्रेस के लीडर्स को तोड़ तोड़ के टीएमसी में ज्वाइन करवा रही है। मतलब साफ है कि ममता बनर्जी वांट्स टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट पावरफुल ऑपोजिशन लीडर्स। तो इससे क्या वो कांग्रेस को तोड़ ममता का नया जोड़, ये सवाल है। तो आप देखिए कि आज अशोक तंवर, 3 लीडर्स, अशोक तंवर के थ्रू ममता बनर्जी कोशिश कर रही है हरियाणा के अंदर टीएमसी को आगे बढ़ाने की, पवन वर्मा के थ्रू कोशिश कर रही है कि बिहार के अंदर टीएमसी को आगे बढ़ाने की, और कीर्ति आजाद जो है वो खुद बिहार कांग्रेस के लीडर हैं, उनके थ्रू कोशिश कर रही है बिहार में जाने की। तो ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने पहले एक स्लोगन भारी कहा था कि बंगाल के अंदर कोई बाहर का, यूपी बिहार का नहीं आ सकता इलेक्शंस में, और अब हर लीडर को ममता बनर्जी ज्वाइन करा रही। मतलब साफ है, इनफैक्ट गोवा के अंदर भी एक्स कांग्रेस लीडर्स को ममता बनर्जी टीएमसी के अंदर ज्वाइन करा रही। तो क्या टीएमसी बनी थी दोस्तों कांग्रेस से हटके? ममता बनर्जी पहले कांग्रेस में थी, उन्होंने फिर टीएमसी बनाई और बंगाल की वो सबसे स्ट्रॉन्ग लीडर के रूप में एमर्ज करी। और अब नेशनली भी ममता बनर्जी जो है उन्होंने अपनी एम्बिशंस को साफ कर रही हैं। और आज उनके लीडर्स जो हैं, आज उनकी जो विजिट है जिसके अंदर लीडर्स ने जो ज्वाइन किया, वो क्लियर इंडिकेशन दिया जा रहा है कि कांग्रेस नहीं, टीएमसी है बीजेपी को टेक ऑन करने के लिए। तो इस मुकदमे में मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेशनल स्पोक्स पर्सन तुहिन सिन्हा जी जुड़ रहे हैं, और मेरे साथ कांग्रेस पार्टी के स्पोक्स पर्सन मेरे साथ जुड़ रही हैं प्रियंका गुप्ता जी। तो प्रियंका गुप्ता जी के साथ पहले आपके पास सबको 30-30 सेकंड का मौका दिया जाएगा इस 10 मिनट के फेस ऑफ में। प्रियंका गुप्ता जी, बीजेपी आपकी असली एनिमी नहीं है, आपकी असली एनिमी टीएमसी है। आप बीजेपी कर रहे हैं, अपना घर तो नहीं बचा पा रहे आप। आपके देखिए कीर्ति आजाद जो पहले सोनिया गांधी और राहुल गांधी की तारीफ करते थे, अब वो चले गए टीएमसी के अंदर। तो मुझे बताइए, आपको असली खतरा आपके ऑपोजिशन से, ना कि भारतीय जनता पार्टी से? देखिए, असली खतरा हमें किसी से भी नहीं है। हमारा जो मुद्दा है तो हम मुद्दों पर रहते हैं, हम मुद्दों की राजनीति करते हैं। हम किसी पार्टी में किसी नेता को तोड़ने की राजनीति वैसे भी करते हैं। और ये बात सत्य है कि हमेशा की कांग्रेस के नेताओं की जरूरत पड़ती है अन्य पार्टी। तो वास्तविकता ये है कि हम मुद्दों की राजनीति करते हैं, और मुद्दा ये है कि आज बीजेपी पार्टी जवाब देने का समय आ गया, चाहे उत्तर प्रदेश की राजनीति या अन्य राज्यों की राजनीति, जहां उन्हें ये बताने की जरूरत पड़ेगी कि उन्होंने नोटबंदी की, आज वो बताने में असमर्थ है। दूसरी चीज ये है कि उन्होंने जो जीएसटी लगाई वो कितने प्रतिशत सफल हुई, ये उन्हें बताने की जरूरत है। आज भी उसमें बदलाव करने की जरूरत है। प्रियंका जी, कृषि कानून ये लेकर आए और कृषि कानून इन्होंने हटाए। तो आप देखिए कि किस तरह से ये अपने ही बनाए हुए कानून को वापस लेने के लिए। प्रियंका जी, आपने अपनी दलील रखी। प्रियंका जी देखिए, मैं को चाहता हूं कि मैं ज्यादा से ज्यादा आप दोनों बोल सके, इसीलिए थोड़ा सा आपको अपने आर्ग्यूमेंट को 30 सेकंड में रखना पड़ा था। आपने इतने मुद्दों की बात की, पर मुद्दे उठाने के लिए आपको शिप में लोग भी चाहिए। तो तुहिन सिन्हा जी, मैं आपसे ये पूछने की कोशिश कर रहा हूं, देखिए आप कांग्रेस को अपना ओपोनेंट बनाएंगे, जब भी राहुल गांधी जी को अपना ओपोनेंट बनाएंगे 2014 और 19 होगा, पर जब ममता बनर्जी आपकी ओपोनेंट बनेगी तो 2021 बंगाल होगा। तो आपका असली खतरा अब नहीं शुरू हो रहा है तुहिन सिन्हा, घबराहट है? बिल्कुल नहीं। देखिए, इससे ममता जी जो है वो एक अंग्रेजी में शब्द है शॉपोहॉलिक, वो विंडो शॉपिंग कर रही हैं, और बहुत ही मतलब लालची तरीके से विंडो शॉपिंग कर रही हैं। केवल जो है चीजों को अक्वायर करके, वस्तुओं को अक्वायर करके और नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को अक्वायर करके आपकी राष्ट्रीय पहुंच नहीं बढ़ जाती। आपकी राष्ट्रीय पहुंच बढ़ती है आपकी सोच से, और टीएमसी का सोच इस बात से प्रमाणित होता है, जिस प्रकार से इलेक्शन के बाद जीतने की सेलिब्रेशन वो करते हैं गैंगरेप्स और वायलेंस से, उससे टीएमसी का सोच जो है प्रदर्शित होता है। दूसरा, जिस प्रकार से इलीगल माइग्रेशन वो हमेशा से बांग्लादेश से बढ़ाते आए हैं, उससे टीएमसी की सोच जो है प्रतिबिंबित और प्रदर्शित होती है। तो मेरे ख्याल से टीएमसी का कोई राष्ट्रीय विजन नहीं है। केवल राष्ट्रीय विजन की नहीं बात कर रहे हैं तुहिन जी, आपने अपनी दलील रखी, पर मैं आपको बताऊं, पिछली बार जब आपने लाइटली ममता बनर्जी को लिया था तुहिन जी, तो बंगाल 2021 हो गया था। तो मैं आपको कह रहा हूं कि इनको लाइटली मत ले, ये मैं आपसे कह रहा हूं। पर मैं आना चाहता हूं, वापस आऊंगा तुहिन जी आपके पास, आप इसका रिस्पॉन्स करिएगा। तुहिन जी, आऊंगा मैं आपके पास। प्रियंका जी देखिए, प्रियंका जी, हिंदी हार्टलैंड में अभी जो आपका वोट शेयर है वो हिस्टोरिकली लोएस्ट है। आप अमेठी नहीं बचा पाए थे, रायबरेली मुश्किल से बची थी। अगर आप मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में देखेंगे तो 2019 में लिटरली आप 20% सीट भी नहीं जीत पाए। तो आपने किसान आंदोलन की बात करी, पर इतने मुद्दे उठाने के बावजूद आप पे लोग मान ही नहीं रहे और आपके इतने स्ट्रॉन्ग लीडर छोड़ के जा रहे, तो कैसे कांग्रेस का चलेगा? देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि जिस तरह से झूठे वादे किए गए जनता से, चाहे वो रोजगार की बात हो, 15 लाख
और काले धन की बात हो, जो वाकई में अब मैं समझती हूँ कि सफेद में कन्वर्ट हो गया है, क्योंकि उस मुद्दे पर अब बात नहीं की जाती। और डीजल, पेट्रोल और महंगाई, गैस के बढ़े हुए दाम, इन मुद्दों पर क्यों नहीं आते? इन मुद्दों पर अगर जनता से अगर आप रूबरू होंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से जनता परेशान है आज इन मुद्दों को लेकर। नहीं, पर प्रियंका जी इतने मुद्दे उठाने के बावजूद, प्रियंका जी मुझे यही नहीं समझ में आ रहा, आप महंगाई की बात कर रही हैं, आप मुद्दों की बात कर रही, जीएसटी की बात करी, पर लोग आपको सब, आपके लोग आपके साथ क्यों नहीं खड़े हो रहे? लोग आप में कॉन्फिडेंस क्यों नहीं दिखा रहे? और तुहीन, मैं आपके पाऊंगा प्रियंका जी इसका जवाब देकर। देखिए तुहीन, आपने पिछली बार ममता बनर्जी को लाइटली दिया था, 2021 बंगाल हुआ था। मुझे लगता है आपको अच्छा लगता है कांग्रेस आपकी ओपोनेंट बने। जहां एक रीजनल स्ट्रॉन्ग होल्ड आपका ओपोनेंट हो जाता है, आपको दिक्कत हो जाती है इलेक्टोरली भी। झारखंड के अंदर आप देखिए, जब जेएमएम आपका ओपोनेंट हुआ था, क्या आप इलेक्टोरली आप चुनाव को हार गए थे। बंगाल देखिए, तो आपको घबराहट नहीं है? ममता नेशनली इमर्ज होती जा रही है। तुहीन प्रदीप जी, हम किसी को भी हल्के में नहीं लेते, लेकिन ये भी एक तथ्य है, अगर आप पिछले 20 सालों के इलेक्शन को देख लें तो जनता जो है वो अलग प्रकार से राष्ट्रीय चुनाव में वोट देती है और अलग सोच के साथ स्टेट असेंबली में वोट देती है। ये भी आप मेरी बात से सहमत होंगे कि पिछले 20 साल में, जहां तक ममता बनर्जी का सवाल है, स्वाभाविक है कि बंगाल में जो उन्होंने जीत हासिल की है उसके बाद हम उनको लाइटली नहीं लेंगे। मैं बस इतना कह रहा हूं कि इस वक्त उनके पास कोई राष्ट्रीय विजन नहीं है और केवल दूसरी जगह से लोगों को अपनी ओर खींच के लाने, और वो भी क्या, वो तो राष्ट्रीय मुद्दे उठा रही है, वो भी बेहतर बता सकते हैं। लेकिन जो राष्ट्रवादी कांग्रेसी है वो टीएमसी की ओर नहीं जाते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया का राष्ट्रवादी कांग्रेस की बात कर रहे हैं। तुहीन, मेरे पास 20 सेकंड है। देखिए प्रियंका, मेरी बात मान लीजिए, आपको सपोर्ट, आपको आपके लोग ही नहीं सपोर्ट कर रहे, कॉन्फिडेंट दे रहे, क्या बीजेपी को लेना चाह रहे हैं? क्या बीजेपी के ऊपर टेक कर रहे हैं? अपने शिप को तो संभालिए, अपने सीनियर लीडर्स को तो संभालिए। मनीष तिवारी पार्टी लीडर बनाती है। मनीष तिवारी ने क्या कहा था? प्रियंका जी, आप इनके नेताओं को पूछ लीजिए, कृषि कानून वापस लेने के बाद भी इनके जो नेता हैं वो क्या कह रहे हैं कि कृषि कानून फिर से वापस आ जाएगा। तो अपने नेताओं के बारे में तो बात आप करते नहीं है। आप पूछिए ना अपने नेताओं को वो इस तरह से। प्रियंका जी और तुहीन जी, मैं बताना चाहता हूं, माफी चाह रहा हूं प्रियंका जी, रोक रहा हूं, मेरे पास समय की पाबंदी पर। आप दोनों का ये बीच का फेस ऑफ इस वक्त कूपे नेशनल ट्रेंड बन चुका है। आप दोनों वापस से जुड़िएगा, मैं आपको सचेत कर रहा हूं। प्रियंका जी जरा अपने शिप को संभालिए। दोस्तों, इस वक्त के दोस्तों नेशनल मुकदमा नंबर 1 बन चुका है। देखिए जनता कैसे रिएक्ट कर रही है। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा था कि ममता बनर्जी जी ने अपनी राष्ट्रीय एम्बिशंस को क्लियर कर दिया है, और आज जो सबसे बड़ी ज्वाइनिंग हुई है वो पवन वर्मा जी की हुई है, जो अब सीनियर लीडर ऑफ द तृणमूल कांग्रेस हैं। मेरे साथ पवन वर्मा जी जुड़ रहे हैं 8 बजे के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले शो में। मेरे साथ प्रदीप भंडारी के साथ पवन वर्मा जी जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको आज आपके नए पॉलिटिकल रोल के लिए, आगे के फ्यूचर के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल द बेस्ट पवन वर्मा जी। पवन वर्मा जी, आप डिप्लोमेट रहे, राज्यसभा एमपी रहे, एक समय में जेडीयू में भी रहे। मैं जानना चाहता हूं पवन वर्मा जी, आपको ये डिसीजन लेने के लिए वो कौन सा इन्फ्लेक्शन पॉइंट था जो आपने सोचा कि अब आपको टीएमसी के अंदर आना है? मतलब कि क्या, व्हाट वाज द रीजनिंग बिहाइंड इट, और क्या आपकी थॉट प्रोसेस थी पवन वर्मा जी? एग्जैक्टली क्या हुआ था? पवन वर्मा जी, जूम को अनम्यूट कर दीजिए जूम को जी, बोलिए। देश में एक पवन वर्मा जी, माफी चाह रहा हूं, मैं आपको रोक रहा हूं, शायद से आपका फोन कोई आ रहा था। एक बार आप अपने जूम को अनम्यूट करिए पवन वर्मा जी, क्योंकि आपका ऑडियो लैग से आ रहा था। मैं वापस से आपके पास आ रहा हूं पवन वर्मा जी, थैंक यू सो मच। पवन वर्मा जी, मैं जानना चाहता हूं आपसे, पवन जी जस्ट गिव मी 2-3 सेकंड, एक बार अपने ऑडियो को फिक्स कर दीजिए पवन वर्मा जी, प्लीज। आप 2-3 सेकंड ले लीजिए, अपने ऑडियो को फिक्स कर लीजिए, क्योंकि लैग हो रहा है। दोस्तों, पवन वर्मा जी का ज्वाइनिंग इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पवन वर्मा जी कहा जाता है कि एक बहुत शार्प पॉलिटिकल माइंड है। और अगर आप देखेंगे कि आज की जो 3 ज्वाइनिंग्स हैं, अशोक तंवर, पवन वर्मा जी और कीर्ति आजाद, इसके लिए मेरे लिए सबसे बड़ा टेकअवे पवन वर्मा जी की ज्वाइनिंग है। बिकॉज पवन वर्मा जी हैज बीन वेरी क्लोज एट वन टाइम विथ चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार नीतीश कुमार,
और उनके पूरे पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी के अंदर इनका बहुत बड़ा योगदान था और ही इज अ वेरी आर्टिकुलेट वॉइस और ही कैन फोरसी थिंग्स इज व्हाट पीपल से। तो उस कॉन्टेक्स्ट में अगर ये ज्वाइनिंग है तो क्या ये ममता बनर्जी जी के राष्ट्रीय एम्बिशंस के पीछे कुछ बड़ी प्लानिंग है जो ये और प्रशांत किशोर मिलकर करना चाहते हैं? ये मुझे लग रहा है क्योंकि जो भी टेक अवे हो रहा है या जो भी शिफ्ट से शिफ्ट करते जा रहे हैं, कोई बीजेपी के लीडर्स इतने नहीं शिफ्ट कर रहे बंगाल के बाहर, ये ऑल कांग्रेस के लीडर्स शिफ्ट कर रहे हैं। तो क्या एंटी बीजेपी वोट की मेन कंसोलिडेशन ममता बनर्जी जी अपने आप को देखती हैं और कैसा वो एक्सेप्टेबिलिटी होगी हिंदी हार्टलैंड के अंदर, ये इंपॉर्टेंट और दिलचस्प होने वाला है। पवन वर्मा जी, अब आप अपने ईयरफोन्स पहन रहे, पवन वर्मा जी मेरे साथ में और उसी समय में जुड़ने वाले हैं। दोस्तों, आज के टेक्नोलॉजी के जमाने के अंदर हम लोग किसी से भी कैसे भी जुड़ पाते हैं। तो इसमें दोस्तों कीर्ति आजाद जी का ज्वाइनिंग देखिए वेस्ट में, ये बिहार पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और अशोक तंवर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ द कांग्रेस पार्टी इन हरियाणा और उनकी जो ज्वाइनिंग है वो उनकी ज्वाइनिंग से ममता बनर्जी ने, अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा तो उन्होंने जय हरियाणा, जय गोवा की बात करी, जय बिहार की बात की और एंड में राम राम का। तो मतलब जो बंगाल चुनाव के अंदर जो नैरेटिव था उसको पूरी तरीके से शिफ्ट करने की कोशिश की जा रही है ममता बनर्जी जी द्वारा और अपने आप को जो हिंदी हार्टलैंड के अंदर एक्सेप्टेबल करने की कोशिश जा रही है। और इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हिंदी हार्टलैंड जो है वो मेजॉरिटी डिसाइड करता है कि किस तरफ सत्ता 2024 के अंदर जाएगी। क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश में देखेंगे आप 80 सीट आती है उत्तर। जी, पवन वर्मा जी मेरे साथ जुड़ गए। तो पवन जी धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए। मैं जानना चाहता हूं पवन जी कि क्या वो थिंकिंग थी, क्या वो इन्फ्लेक्शन पॉइंट था आपके थॉट प्रोसेस में जब आपने सोचा कि मेरे को टीएमसी ज्वाइन करना है? किससे फोन आया था और क्या बातचीत हुई थी? फोन तो नहीं आया था पर सोच जरूर थी उसके पीछे। देखिए, जब से मैंने जेडीयू छोड़ा कुछ वक्त मिला आत्मचिंतन का, विश्लेषण का और इस सोच के बाद मुझे ऐसा लगा कि इस देश में एक मजबूत विपक्ष की जरूरत है। इस सत्तारूढ़ डिस्पेंसेशन के खिलाफ ही नहीं, वैसे भी लोकतंत्र में एक मजबूत विपक्ष का होना अनिवार्य है। तो इस संदर्भ में मुझे ऐसा लगा और मुझे इस पर यकीन है कि ममता जी उस नेतृत्व का किरदार विश्वासपूर्ण निभा सकती हैं। उसके कई कारण भी हैं, उन पर भी मैं चर्चा कर सकता हूं, पर केवल इस चीज के लिए इंतजार करना कि अपने आप एक विपक्ष उभर के आएगा या कांग्रेस में कोई बुनियादी परिवर्तन होगा जिसके वजह से कांग्रेस बदल जाएगी, उसका नेतृत्व बदल जाएगा और तब एक विपक्ष साथ जुड़ेगा। मुझे लगता है कि जरूरत आज ये है कि जो टीएमसी पार्टी है और ममता जी उसकी लीडर हैं, उस पार्टी को एक राष्ट्रीय स्वरूप दे करके एक मजबूत विपक्ष का किरदार निभाने की एक मुहिम, एक कोशिश जारी करना चाहिए और मैं उसके साथ जुड़कर उसमें योगदान करना चाहता हूं। बहुत इंपॉर्टेंट पवन जी, आपने अभी आपने बोला कई बार, आपने जो मेन वर्ड पे आपने स्ट्रेस किया वो क्या, मजबूत विपक्ष। तो मैं जानना चाहता हूं, चलिए आपने कहा कि कांग्रेस अपने आप के स्वरूप को चेंज नहीं करना चाहती है, या आपने ऑब्जर्व किया, पर आम आदमी पार्टी भी थी, शिवसेना की भी थी, अकाली भी थी, एंटी बीजेपी फोर्सेस के अंदर काफी अलायंसेस थी। तो उस संदर्भ में क्या इसके पीछे कारण यह भी था पवन वर्मा जी कि प्रशांत किशोर ने स्ट्रैटेजी पूरी ममता बनर्जी की डिजाइन करी थी और प्रशांत किशोर एक जमाने में नीतीश कुमार के भी क्लोज थे और उनका एक अहम योगदान था आपको टीएमसी के अंदर लाने का? देखिए, प्रशांत किशोर जी मेरे युवा मित्र हैं, हमारी बातचीत होती है, राय मशवरा होता है और वो ममता जी के भी एक मुख्य सलाहकार जरूर हैं। ममता जी का अपना नेतृत्व बहुत स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है, पर मुझे लगा कि और भी विपक्ष की जो पार्टियां हैं उनसे तालमेल मिला करके, उनको साथ लेकर के अगर तृणमूल कांग्रेस ममता जी के नेतृत्व में पहल लेती है तो ऐसे विपक्ष को बनाना मैं समझता हूं असंभव नहीं है। विपक्ष ही नहीं, लोकतंत्र में हार जीत भी होती है और हर पार्टी की ये कोशिश होती है कि वो लोकतांत्रिक ढंग से सत्ता में आए और देश को चलाने का मौका मिले। तो एक ये शुरुआत है, मैं नहीं कहता कि रास्ता आसान है पर रास्ता असंभव भी नहीं है।
और इस मुहिम से जुड़ने में मैं समझता हूं मैं इस देश के विपक्ष को मजबूत करने में योगदान दे सकता हूं। आप विपक्ष को मजबूत करने के अंदर योगदान दे रहे हैं, तो पवन वर्मा जी कौन सी तारीख को आपने डिसीजन लिया था? क्योंकि ये मैं जानना चाहता हूं आपसे कि ये आपने डिसीजन आज लिया, कल लिया, परसों लिया, नरसों लिया, कब ये आपने डिसीजन लिया कि आपको टीएमसी आपका फ्रेम का जो वीडियो है पवन जी, क्या आगे, यस, तो कब ये आपने डिसीजन लिया, कौन सी तारीख को आपने डिसीजन लिया पवन जी? देखिए, तारीख तो कोई ऐसी निर्धारित थी नहीं, बहुत दिन से सोच चल रही थी और इसमें मैं समझता हूँ, मैं सुनाई दे रहा हूँ आपको? जी बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए। तो मैं समझता हूँ कि कई हमने विकल्प सोचे। तो एक तो विकल्प ये था कि कांग्रेस में ही उस तरह का परिवर्तन हो कि वो एक राष्ट्रीय स्तर पर कारगर विपक्ष का रोल अदा कर सके। हम किसी पार्टी के खिलाफ भी नहीं बोल रहे, आम आदमी पार्टी में शायद मुख्य क्षमता हो, और सब बातों का तथ्य और तर्क का विश्लेषण करते हुए मुझे ऐसा लगा कि ममता जी में वो ऊर्जा है, वो एकाग्रता है, वो निष्ठा है कि जिसमें वो विश्वास करती है, उसके लिए वो प्रयास और प्रयत्न भी उसी अंदाज और पुरजोर तरीके से कर सकेंगी। और जो इस देश को जरूरत है आज, एक जरूरत है कि बीजेपी को उसकी नीतियां और उसके एक्शन पर एक चुनौती दे, उससे जवाबदेही मांगी जाए। वो किरदार ममता जी बखूबी निभा। जी पवन वर्मा जी, आपने एक्सेप्टेबिलिटी की बात की और आपने अपने पिछले रिस्पांस में कहा कि रास्ता आसान नहीं है, ये आपने एक्नॉलेज किया, पर नामुमकिन भी नहीं। देखिए, तृणमूल कांग्रेस ने अभी अगर क्योंकि मैं सिफोलॉजिकली देखूंगा, क्योंकि दैट्स माय प्रोफेशन, कि अगर आप देखिए कि बंगाल के बाहर तृणमूल कांग्रेस ने अपना अभी इलेक्टोरल खाता जो है वो खोला नहीं है, कोशिश जरूर करी है, पर इलेक्टोरली डोमिनेंट फोर्स बंगाल के बाहर नहीं हुई है। अब अगर मैं बिहार की बात करूं, तो क्या आपके थ्रू तृणमूल कांग्रेस बिहार के अंदर आने की कोशिश करी? और एक ऐसे समय पे जब बंगाल के अंदर एक नैरेटिव चला था कि बंगाल के अंदर बाहरियों को मौका नहीं दिया जाएगा, तो क्या वो तृणमूल कांग्रेस पे काउंटर नहीं होगा? मैं आपको इतना ही कहना चाहूंगा इस स्तर पर, क्योंकि भविष्य की बातें का खुलासा अभी वक्त नहीं है करने का, कि हर प्रदेश के लिए अलग रणनीति सोची जाएगी, वहां के हालात, वहां के नेतृत्व की जो जरूरतें हैं उसको देखा जाएगा, और ये कोशिश जारी है, इस पर काम भी हो रहा है। भवन जी कहते हैं कि आप ना दूरदिशा जरूर, आप फ्यूचर बड़ा देख लेते हैं। नीतीश कुमार जी के भी राइज में आपका बहुत योगदान था, तो ममता बनर्जी का आप ममता बनर्जी की पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, तो इसको मैं बहुत नेशनली भी और फ्यूचर के हिसाब से भी देख रहा हूं। मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या इस संबंध में आपको किसी दूसरी पार्टी ने कांटेक्ट करने की कोशिश करी थी, या आपने किसी दूसरी पार्टी को कांटेक्ट करने की कोशिश करी थी जब आप आत्मचिंतन कर रहे थे? एक शेर से जवाब देना चाहूंगा, हमी को ज़ौक़े नजारा नहीं रहा वरना, हमी को ज़ौक़े नजारा नहीं रहा वरना, इशारे आज भी करती हैं खिड़कियां हमसे। तो ऐसा नहीं था कि और पार्टियों से बातचीत नहीं हो सकती थी। ये सोच समझ करके मैंने अपने विश्वास को ममता जी पर आधारित किया है। पवन वर्मा जी, देखिए, आप कह रहे हैं कि नेशनली एक ऑपोजिशन को स्ट्रांग होने की जरूरत है। मैं इसमें जानना चाहता हूं कि इसमें क्या आपको लगता है कि जो 2022 के चुनाव के समीकरण आएंगे, जो नतीजे आएंगे, वो एक अहम रोल प्ले करने वाले हैं 2024 की? क्योंकि पवन जी, ऑपोजिशन यूनिटी की बात पहले भी हुई थी, हमने देखा हुआ था कि कर्नाटका के अंदर भी हुई थी, चूर चूर का देखा था, जब 3 इलेक्शंस कांग्रेस जीती थी तब ऑपोजिशन यूनिटी की बात हुई थी, फिर 2019 हुआ। तो क्या सिर्फ एंटी बीजेपी वोट के प्लैंक पे ऑपोजिशन यूनिटी का पास में सक्सेस नहीं हो पाया? तो क्या आपको नहीं लगता कि जो 2022 के नतीजे आने वाले, वो आपकी पार्टी की भी आगे की रणनीति तय करने में एक अहम रोल प्ले करेंगे, क्योंकि आप गोवा के अंदर वेंचर कर रहे हैं?
कि हर चुनाव एक इनपुट होता है आगे की नीतियों बनाने के लिए, और मैं ये जो 5 चुनाव हैं उनको सेमीफाइनल नहीं मानता हूं। इसलिए नहीं क्योंकि शायद बीजेपी इनमें अच्छा करे, इसलिए भी कि कोई तैयारी विपक्ष से कारगर ढंग से हुई नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि कोशिश नहीं हुई है, यूपी में अखिलेश जी लड़ रहे हैं और जगह भी विपक्ष की पार्टियां हैं, पर एक ऑर्गेनाइज्ड अटेम्प्ट, जिसको कहते हैं क्रेडिबल, ऑर्गेनाइज्ड, स्ट्रेटेजिक, ग्रास रूटेड, पैन इंडियन, ये कोशिश अभी नहीं हुई है जी। और उसके लिए केवल एक अरिथमेटिकल यूनिटी ऑफ द ऑपोजिशन पार्टीज काफी नहीं है। एग्जैक्टली पवन जी, आपने कहा। पवन जी, जाते जाते लास्ट सवाल पूछना चाहता हूं, क्या मैं कुछ समय बाद, जैसे आज मैंने न्यूज देखी और मैंने देखा कि पवन वर्मा नाउ इज इन टीएमसी, क्या मैं बहुत जल्द न्यूज देखने वाला हूं पवन वर्मा इज इन राज्यसभा? मेरी इस पर कोई बात नहीं हुई है, नहीं मेरी इस पर अभी कोई अपेक्षा है। आपने बिल्कुल डिप्लोमेट जैसी बात कर दी, आपने अपने डिप्लोमेट वाले बिल्कुल। मैं कभी कभी डिप्लोमेसी और सत्य में फर्क नहीं रहता है जी। मैं जो मुझको उत्तरदायित्व दिया जाएगा, जिस तरह से मैं इसमें कंट्रीब्यूट कर सकूंगा मैं वो करूंगा। राज्यसभा में भी हो चुका हूं, सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी हो चुका हूं, एम्बेसडर भी हो चुका हूं, 24 किताबें भी लिख चुका हूं। तो ऐसी कोई जरूरत नहीं है कि मैं इसमें कोई मोल तोल करूं। बिल्कुल पवन वर्मा जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके और उम्मीद करता हूं कि आगे भी आप मेरे साथ जुड़ते रहेंगे 8 बजे के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले शो में। आपको आगे की पॉलिटिकल जर्नी के लिए ऑल द बेस्ट पवन वर्मा जी। दोस्तों, मेरे साथ देश के नंबर 1 मुकदमे में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।